हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग वसा में घुलनशील विटामिन की श्रृंखला कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में अगली कड़ी है विटामिन ई। हमने पहले विटामिन ए और विटामिन डी के विषय में अध्ययन कर चुके हैं। ये इसका तीसरा भाग है, विटामिन ई। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। मैंने आपको बच्चों पहला जो विटामिन से संबंधित दिया था, उसमें मैंने आपको सारे विटामिन के रासायनिक नाम की पूरी एक टेबल दी थी, उसे आप याद कर लीजिएगा। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। विटामिन ई यौगिक एक 8 प्रकार के उसका समूह होता है, जिसमें सबसे प्रमुख है टोकोफेरॉल और टोकोट्राइनॉल। इसका सबसे सक्रिय रूप टोकोफेरॉल ही होता है और ये हमारी बालों और त्वचा के लिए बहुत फायदेमंद विटामिन होता है। इसके अलावा ये हमारे रक्त के अंदर लाल रक्त कोशिकाएं जो होती हैं, उनको बनाने में भी इसका योगदान होता है, महत्वपूर्ण कार्य करता है उसको बनाने में। इसकी कमी से लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण नहीं हो पाता। और इसके अलावा हमारे शरीर के विभिन्न अंग जो हैं, उनको बनाए रखने में मदद करता है, जैसे कि मांसपेशियां हैं और कोशिकाएं हैं। कोशिकाओं की जो सेल मेम्ब्रेन, कोशिका की जो आवरण होता है, उसको बनाए रखने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है कि ये एक एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट क्या है? शरीर में जो ऑक्सीजन का एक नुकसानदायक हानिकारक रूप हो जाता है। क्या होता है बच्चों? जब हमारे शरीर के अंदर वसा का चय अपचय होता है, तो उस प्रक्रिया के दौरान कुछ ऑक्सीजन के रेडिकल्स उसमें से निकलते हैं। ये ऑक्सीजन के रेडिकल्स हमारे लिए हानिकारक होते हैं और विटामिन ई इन ऑक्सीजन रेडिकल्स को नष्ट करता है, इनसे हमारे शरीर को मुक्त करता है, इसलिए इसे एंटीऑक्सीडेंट कहा जाता है। वसा के चय अपचय के अलावा धूम्रपान या रेडिएशन विकिरण, जैसे एक्सरे के हम संपर्क में आते हैं या किसी इंडस्ट्री से रेडिएशन के संपर्क में आते हैं, तो और शरीर के खाद्य पदार्थ मैंने आपको बताया कि अभी वसा का जो चय अपचय होता है, उसके टूटने पर जो अणु बनते हैं वो सब फ्री रेडिकल्स होते हैं और ये विटामिन ई हमारे शरीर को इन फ्री रेडिकल्स से मुक्त करता है। इसके अलावा ये हमारे कोशिका के अस्तित्व को बनाए रखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे मैंने आपको बताया था, इसके आवरण या सेल की जो मेम्ब्रेन होती है उसको बनाए रखता है और इस तरह से कोशिका की रक्षा करता है। और कोशिका देखिए, हमारे शरीर के प्रत्येक सबसे छोटी इकाई है, तो कोशिका अगर सुरक्षित रहेगी तो शरीर भी सुरक्षित रहेगा। और इसके अलावा ये हमारे शरीर के अंदर फैटी एसिड के, वसीय अम्ल के संतुलन को बनाए रखने में भी मदद करता है। तो विटामिन ई के विषय में ये संक्षिप्त मैंने आपको परिचय दिया। अब इसके कार्य हम देखें तो इसका सबसे पहला काम है विटामिन ए और कैरोटीन को ऑक्सीकृत होने से बचाता है। ये विटामिन ई जो है, इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है। अभी आपको बताया एंटीऑक्सीडेंट का कार्य करता है। इस विशेषता के कारण ये आंतों के अंदर कैरोटीन और विटामिन ए के ऑक्सीकरण को भी रोकता है। इस प्रकार ये विटामिन ए और कैरोटीन को नष्ट होने से बचाता है। और इसके अलावा ये हमारे तंतुओं में पाए जाने वाले असंतृप्त वसीय अम्ल के स्वयं ऑक्सीकरण, अपने आप जो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया उसको भी रोकता है। तो इस तरह से वसीय अम्ल के संतुलन को भी बनाए रखता है। और अगर हमारे शरीर में विटामिन ई की कमी होगी तो असंतृप्त वसीय अम्ल का ऑक्सीकरण हो जाता है और इसकी वजह से तंतु के अंदर पीले और भूरे रंग के पदार्थ भर जाते हैं, जो हमारे शरीर के लिए काफी हानिकारक होते हैं। इसका दूसरा कार्य है लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना। ये लाल रक्त कणिकाओं को ऑक्सीकारक पदार्थों जैसे हाइड्रोजन परऑक्साइड से टूटने, फूटने और नष्ट होने से बचाता है। विटामिन ई के अभाव में आरबीसी का निर्माण ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है। ये बड़े साइज के बन जाते हैं,
जिन्हें मैक्रोसाइट्स कहते हैं, क्योंकि न्यूक्लियक अम्ल के निर्माण के लिए विटामिन ई का होना, मतलब जो लाल रक्त कणिकाओं की जो विभिन्न चरण हैं निर्माण के, वो पूरे नहीं हो पाएंगे अगर हमारे शरीर के अंदर विटामिन ई की कमी हो। तो विटामिन ई इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका अगला कार्य है कि ये हमारी कोशिकाओं की रचनात्मक एकता को बनाए रखता है, क्योंकि यह इसके आवरण की रक्षा करता है, जैसा मैंने आपको पहले बताया था। तो अगर ये नहीं होगा तो कोशिकाओं की रचना बिगड़ जाएगी और इनका बाह्य आवरण झिल्ली जो है नष्ट हो जाएगा, तो उनकी रचनात्मक जो एक यूनिटी है, उनकी आइडेंटिटी है, वो ही समाप्त हो जाएगी। इसके अलावा विटामिन ई प्रजनन में भी सहायक होता है। जो यौन हार्मोन के सामान्य स्रवण को ये नियंत्रित करता है। अगर इसके अभाव में ये अनियंत्रित हो जाती है और पुरुष और स्त्री दोनों में बंध्यता की स्थिति आ जाती है, मतलब वो प्रजनन के योग्य नहीं रहते हैं। इसका अगला कार्य है न्यूक्लियक अम्ल और प्रोटीन के अपचय में, चय अपचय में भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये इन दोनों के संश्लेषण में सहायक होता है। दूसरे जानवरों के ऊपर ये अनुसंधान किए गए, मानव पर नहीं बच्चों, जो भी अनुसंधान होते हैं ये चूहों के ऊपर, खरगोश के ऊपर, इनके ऊपर किए जाते हैं। तो ये बंदर और खरगोशों पर किया गया था जो अनुसंधान, तो उसमें देखा गया कि जिन उनको एनिमल्स को ये नहीं दिया गया था, विटामिन ई आहार में नहीं दिया गया था, उनकी पेशियों में, मांसपेशियों में डीएनए का संश्लेषण अधिक हुआ था। और इनकी बोन मैरो में भी कुछ कमियां पाई गई थी। फिर इसके अतिरिक्त ये हमारे शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल और विटामिन डी की उपयोगिता को भी प्रभावित करता है। मांसपेशियों की सामान्य क्रिया में भी विटामिन ई मदद करता है, क्योंकि ये माइटोकॉन्ड्रिया के भीतरी भाग के अंदर अवस्थित होता है। इसके अभाव में हमारे जो हृदय के उत्तक हैं और पेशियों में विकार उत्पन्न हो जाएगा। और हृदय किससे बना हुआ है? पेशी से ही बना हुआ है, मांसपेशी से बना हुआ है, तो इनमें भी विकार उत्पन्न हो सकते हैं। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण इसका कार्य है, ये हमारे लिवर को विषैले पदार्थ जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड से मुक्त करने में मदद करता है। और अगर ये नहीं होता तो यकृत को काफी नुकसान हो जाता है, यकृत गलने लगता है, उसमें नेक्रोसिस हो जाता है। इसके अलावा विटामिन ई हमारे हृदय रोग से हमें बचाता है, जैसे आपको बताया, इसकी पेशियों को सही ढंग से कार्य करने में। कैंसर से के रोगियों के ऊपर जब किया गया तो कैंसर को ठीक करने में या उससे बचाने में भी इसकी भूमिका देखी गई है। मोतियाबिंद, जहां पे भी फ्री रेडिकल्स होंगे बेटा, फ्री रेडिकल्स इन सब चीजों में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इन सब रोगों के अंदर। तो मोतियाबिंद के अंदर भी जब ऑक्सीकरण की प्रक्रिया ज्यादा होती है तो उसकी वजह से जो रेडिकल्स उत्पन्न होते हैं, उसी की वजह से लेंस की जो ट्रांसपेरेंसी होती है, मतलब आर पार देखने की क्षमता कम होती जाती है। तो देखा गया है कि जिन लोगों के रक्त में विटामिन ई की कमी होती है उनमें मोतियाबिंद बहुत जल्दी होता है। अल्जाइमर रोग जो होता है, स्मरण शक्ति लोगों की खत्म हो जाती है, अक्सर ये वृद्धावस्था में होता है। तो इसमें भी देखा गया है कि विटामिन ई की कमी जिन लोगों में होती है उनमें अल्जाइमर रोग ज्यादा देखा गया है। और इसके अलावा ये कुल मिलाकर हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में भी योगदान करता है। अब देखें जो इसके कार्य हैं, अगर व्यक्ति के शरीर के अंदर विटामिन ई की कमी होगी तो वो सारे कार्य बाधित होंगे, ये तो आपको समझ में आता है। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण परिवर्तन आते हैं वो है व्यक्ति की प्रजनन क्षमता में कमी आ जाती है। जब भी किसी व्यक्ति को प्रजनन उनका नहीं हो रहा होता है तो उनको विटामिन ई की अतिरिक्त मात्रा दी जाती है। तो प्रजनन क्षमता कहते हैं कि जो सेक्स हार्मोन्स हैं उनका सही ढंग से स्रवण होने के लिए विटामिन ई भरपूर मात्रा में होना आवश्यक होता है। विटामिन ई की कमी से इसके स्रवण में कमी आ जाती है, अनियमित हो जाता है और व्यक्ति प्रजनन के योग्य नहीं होता। फिर यकृत का नेक्रोसिस,
देखा गया ये भी बहुत से पशुओं के ऊपर, जो चूहों के ऊपर किया गया था ये एक्सपेरिमेंट, और उसमें देखा गया था कि विटामिन ई रहित आहार देने पर धीरे धीरे उनके यकृत के अंदर नेक्रोसिस, मतलब यकृत का गलना, लिवर का गलना आरंभ हो गया था। धीरे धीरे लिवर नष्ट होने लग जाता है, तो यकृत का नेक्रोसिस हो सकता है। इसके अलावा इरिथ्रोसाइटिक हीमोलाइसिस, इरिथ्रोसाइट शब्द जो है बेटा ये लाल रक्त कणिकाओं का ही नाम है, और इसके अंदर जब लाल रक्त कणिकाएं जो होती हैं इनका निर्माण ठीक ढंग से नहीं हो पाता, और इसकी वजह से व्यक्ति को एनीमिया रोग हो सकता है। और कभी कभी विटामिन ई के अभाव में शिशुओं में आरबीसी, लाल रक्त कणिकाएं अधिक नष्ट होने लगती हैं और हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है और उनको रक्त अल्पता का रोग, एनीमिया हो सकता है। इसके अलावा देखा गया है कि जिन लोगों में विटामिन ई की कमी होती है उनकी मांसपेशियां जो हैं वो भी, उनकी कोशिकाएं टूटने फूटने लगती हैं, क्योंकि ये कोशिका के आवरण को बनाए रखता है, और मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं और उनमें ऐंठन होने लगती है। तो ये समस्या काफी देखी गई है। और वैसे भी जो बेटा सामान्यतः जब मसल क्रैम्प्स आते हैं, अगर आप डॉक्टर के पास जाएं और कहें कि मेरी हाथ पैरों में, पैरों के अंदर बहुत ज्यादा क्रैम्प्स आ रहे हैं, बाएंटे जिसको हम बोलते हैं, ऐंठन होने लग जाती है, तो डॉक्टर सबसे पहले विटामिन ई की गोलियां ही लिख कर देते हैं इसके उपचार के लिए। अब विटामिन ई हमें कहां कहां से प्राप्त हो सकता है? ये हमें सारे वेजिटेबल ऑयल्स में मिलता है, सूखे मेवे, बीज, हरी पत्तेदार सब्जियां, इन सब में पाया जाता है। इसके अलावा जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, हमारे सूखे मेवे हैं, जो ऊपर लिखा हुआ है सूखे मेवे, उसमें बादाम, अखरोट, मूंगफली, सूरजमुखी के बीज, पालक, ब्रोकली इत्यादि में होता है। वैसे बच्चों सामान्यतः लोगों में विटामिन ई की कमी नहीं होती, क्योंकि हम अगर थोड़ा भी संतुलित आहार ले रहे हैं तो हमारे विभिन्न स्रोतों से विटामिन ई की पूर्ति हो जाती है। लेकिन अगर व्यक्ति को कोई लिवर का रोग हो, यकृत संबंधी कोई रोग हो, सिस्टिक फाइब्रोसिस हो, मतलब गांठ बन जाती है इसमें बेटा, सिस्ट बन जाती है, फाइब्रोसिस हो जाता है, या क्रोन डिजीज में होता है कि हमारी जो पाचक नाल होती है इसके अंदर सूजन आ जाती है और इसकी वजह से लोगों को पेट में बहुत दर्द होता है, आंतों में बहुत तकलीफ होती है, डायरिया वगैरह भी हो सकता है, वेट लॉस हो जाता है। तो क्रोन डिजीज, ऐसे अगर कोई विकार होते हैं तो उन लोगों में विटामिन ई की कमी हो जाती है और उन्हें फिर अतिरिक्त मात्रा में विटामिन ई देना पड़ता है। एक स्वस्थ मनुष्य को विटामिन ई की प्रतिदिन कितनी आवश्यकता होती है, ये मैंने आपको इस सारणी में दिखाया है। यहां पर आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसको नोट कीजिए। विभिन्न अवस्थाओं में ये मिलीग्राम में दे रखी है मात्रा, प्रतिदिन हमको कितने मिलीग्राम की आवश्यकता होती है, शिशुओं को कितनी चाहिए, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, ये नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए। इसके अलावा ध्यान रखने की बात यह है बेटा कि माता के दूध पर जो बच्चे निर्भर होते हैं उनकी तो विटामिन ई की पूर्ति माँ के दूध से ही हो जाती है, लेकिन जो बच्चे माँ का दूध किसी कारण से नहीं ले पा रहे हैं और वो गाय वगैरह का दूध लेते हैं, तो गाय के दूध में विटामिन ई थोड़ा कम होता है, तो ऐसे शिशुओं को अतिरिक्त मात्रा में विटामिन ई की आवश्यकता पड़ सकती है, लेकिन ये अपने मन से कभी नहीं देना चाहिए, हमेशा चिकित्सक के परामर्श से ही करना चाहिए। और इसी तरह से अगर आहार में पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, जिनके विषय में हम पहले काफी विस्तार से अध्ययन कर चुके हैं, अगर इनकी मात्रा हमारे उसमें ज्यादा है तो इस विटामिन की अतिरिक्त मात्रा लेने की आवश्यकता पड़ जाती है, अन्यथा हमारे आहार से ही इसकी पूर्ति हो जाती है। यहाँ बच्चों विटामिन ई से संबंधित हमारा जो चैप्टर है ये समाप्त हो गया है। आप इस वीडियो को देखिए, समझिए। मैं आपके साथ में, इसके साथ में आपको जो पीडीएफ नोट्स भेज रही हूँ उनको आप पढ़िएगा। कुछ समझ में ना आए तो आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। वीडियो देखने के बाद में आप नीचे इसके कमेंट बॉक्स के अंदर अपना नाम, अपनी कक्षा और सेक्शन जरूर लिख दीजिए, जिससे मैं आपकी अटेंडेंस मार्क कर सकूं। इसके बाद जब मैं आपको वीकेंड पर आप लोगों को इससे संबंधित असाइनमेंट दूंगी, उसको आप असाइनमेंट में जो भी प्रश्न लिखते हैं उसके प्रश्न और उत्तर लिखकर एक रजिस्टर में या एक कॉपी में लिखकर उसकी फोटो खींचकर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए, जिससे मुझे ये समझ में आ जाए कि आप जो पढ़ रहे हैं वो आपको समझ आ रहा है या नहीं। ये वीडियो देखने के साथ ही नीचे आप
इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब वाला बटन है उसको दबा दीजिए। इससे आपको जो मेरा जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगी आपके पास सूचना पहुंच जाएगी। ओके बच्चों, बाय। नेक्स्ट क्लास में हम अगला विटामिन पढ़ेंगे।